आप सोचिए, पार्लियामेंट बन रही थी, वो एक और है, वही वही अब आदमी एक ही है, हर बार में उसका दखल है तो उसका बोलना पड़ता है, जो आलू से सोना बना रहा है। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि हम जब एक खास तौर से बनारस है, जो हमारे ऐसी जगह है जहां ज्ञान का सबसे ज्यादा रोल है, जहां के लोग मस्त हैं, वो किसी आ जाए किसी से फर्क उनको पड़ता नहीं है, अगर उन जगह पे ये बात न पता चले तो आपके अंदर वो भाव जो है, मैं समझता हूं कि मेरे सब कुछ बोलने का मतलब नहीं है। मैं साथ साथ वो बताता भी जाता हूं, और जिसने किया है, मुझे उसकी जाति क्या है, वो किस पार्टी का है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि उसने बड़ा काम किया है। भारत की संसद नई बनवाई, लोग कह सकते थे कि इतना करोड़ रुपया क्यों खर्च कर रहे हैं, वो तो बहुत, अभी तो बहुत चल सकती थी, क्या दिक्कत है। लेकिन एक काम को करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसका अंदाजा लगाइए। भारत की संसद बनी, चल रही है, बन रही है, बन रही है, इनकंप्लीट थी। जिस स्वतंत्र वीर सावरकर को भारतीय राजनीति ने किनारे पे, हाशिए पे लगा दिया था, जिन्होंने अपने अंतिम समय, उनकी मृत्यु वैसी मृत्यु नहीं हुई जैसे हम लोग सुनते हैं, उन्होंने अपना अन्न त्याग दिया था। वो कह रहे थे कि मेरा शरीर अब किसी लायक नहीं रहा, तो मैं अन्न का सेवन क्यों करूं, और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। और सावरकर कहां कहां रहे सबको पता है। सावरकर जैसे आदमी की तुलना, उनकी तारीफ या उनके बारे में बुराई करने के लिए भी बहुत बड़ा कद चाहिए। वो कहता आई एम नॉट ए सावरकर, तुम्हारा बाप दादा परदादा सावरकर बन नहीं सकता। पंजाब की एक रियासत थी, उस रियासत के अंदर ज्ञान बांटने वालों का मना है, तो मैं उसका नाम भूल रहा हूं भैया, ये चले गए थे फूल वाले चचा वहां ज्ञान देने अंग्रेजों का। उस पंजाब की रियासत का जो हीरो था, जो चला रहा था, पकड़ के जेल में डाल दिया। पिताजी ने उनके चिट्ठी लिखवाई अंग्रेज से, इस राजा को चिट्ठी लिखो कि मेरे बेटे को छोड़ दे। 3 ही दिन में दिन आ गए, वो सावरकर मुकाबला करेंगे। सावरकर नाम ही अपने आप में काफी है, इसलिए सावरकर को भारतीय राजनीति ने हाशिए पे करा। उनके बारे में क्या क्या नहीं लिखा, कोई कहते थे वो इन्फॉर्मर थे, फलाने थे, और वो लोग कह रहे हैं जो इन्फॉर्मर की औलादे हैं। अरे कोई बड़ा आदमी सावरकर के बारे में कहे तो थोड़ा लगता है कि यार बड़े आदमी ने कहा है, कुछ तो तथ्य होगा उसमें। इतनी सरकारें आई, इतने लोग आए, तब भी आपके भी लोग थे, ऐसा नहीं था। तब तो तेल चित्र लगाने से भी आपने इनकार कर दिया था। आप थे पावर में, ऐसा नहीं था, टूटी फूटी ताकत में थे, नहीं किया आपने। उसी आदमी ने, इनकंप्लीट भारत की संसद थी, उसने घोषणा की, क्योंकि वो दिन निकल जाता फिर आगे क्या होता। मैं ये मानता हूं कि जो बहादुर लोग होते हैं वो कहते हैं आज अभी जो कर दोगे वही फाइनल है, कल का पता नहीं है। उसने घोषणा की कि भारत की संसद का इनॉग्रेशन 28 मई को होगा। वो जो आलू से सोना बना रहे थे उनको ये भी पता नहीं था कि 28 मई को क्या है। जब उसने 28 मई को किया और उस संसद के अंदर एक पूरा सावरकर का चित्र लगाया, तब पता चला 28 मई को सावरकर पैदा हुए थे। तो सावरकर को स्थापित कर दिया, अब लोग पार्टी हटाएं, सावरकर 28 मई भारत की संसद पर अंकित है। अंदर इतना बड़ा तैल चित्र लगाया कि बौना नजर आएगा वो जो है पप्पू। इसलिए समय आता है जब बहुत सारे लोगों को आप अच्छा काम करके जाएंगे, मेरा मानना है 50 साल 100 साल के बाद कोई ना कोई आपके काम को पहचानेगा और खड़ा कर देगा। अपने जीते जी ही सब बन जाना है, इस बीमारी से बाहर निकलिए, जो कर सकते हैं करके चले जाइए। आपका नाम आपके जीते जी लिख जाए, इस दीवार पे लिख जाए, उस दीवार पे लिख जाए, सब दीवारों पे नाम लिखवाने पे लगे हुए हैं। कुछ लोग तो एडवांस में लिखवा रहे हैं। उसी पार्टी ने सरदार पटेल को 12 वोट बनने के बाद नहीं प्रधानमंत्री बनने दिया। आप उस आदमी के काम करने के तरीके को उस एंगल से देखेंगे तब आप में भाव आएगा। आप मेरा तेरा करके मत देखिए। पूरे भारत में विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की लगी है। जिस कांग्रेस पार्टी ने 1945 की एक झूठी प्लेन दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस को मरा घोषित कर दिया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए थे 40 का, तो हमारे पिताजी गए और बोले सुभाष पट्टाभिरमण की हार मेरी हार है। वो खुददार लोग थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि जाइए। पूरे तरीके से जगह कहीं सुभाष का कद बड़ा ना हो जाए। सुभाष के परिवार का कोई राजनीति में नहीं है, न उनकी जातिवादी का किसी को पता है कि वो थे क्या। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये भी महत्व नहीं है। लेकिन मैं वो भाव के लिए कह रहा हूं, सुभाष जिसको कांग्रेस पार्टी ने, इसलिए कि वो पहला देश का आदमी है, मेरा ख्याल है दुनिया में पहला आदमी होगा जिनका साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य भारत में था, उनके होते हुए भारत देश की आजादी की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 में की। और उस घोषणा के बाद विश्व के 9 देशों ने आपको मान्यता दी। पूछो फूल वाले चचा को मान्यता किसी ने दी थी कि नहीं दी थी? चिंता नहीं की, किया उन्होंने, सब कुछ हुआ, वो चले गए। कोई पूछने वाला नहीं। सुभाष का नाम कभी कभी कहीं आ जाता था, इनके जमाने में तो आता नहीं था। लेकिन उस
बात को, उस भाव को आप तक रखने के लिए कह रहा हूं। कोई आएगा, एक आदमी आया, सत्ता का केंद्र से लेकर के इंडिया गेट के बीच के रास्ते को राजपथ कहते थे, उस राजपथ को ठीक किया, और जिस इंडिया गेट में भारत राष्ट्र के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाले जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी। राजनारायण नाम के एक नेता थे, वो सुनते नहीं थे किसी की, उन्होंने खूब हंगामा किया, वो मूर्ति हट गई वहां से और कोनोरा पार्क में लगी हुई है आज भी दिल्ली के अंदर। तब से लेकर अब तक वहां मूर्ति नहीं लगी। किसी ने गांधी की लगाने की कोशिश की, किसी ने श्रीमती गांधी की लगाने की कोशिश की, लेकिन नहीं लगी। और एक दिन आपके एमपी ने छत्तीसगढ़ के एक पहाड़ की चट्टान को कटवा करके 28 फीट ऊंची सुभाष की मूर्ति इंडिया गेट पर लगाई है। आप किताबों में नहीं पढ़ाना चाहते, मत पढ़ाइए, किस किस को छुपाएंगे? सुभाष खड़ा हुआ है। तो तीन जो लोग जिनको खत्म करने की कोशिश की, तीनों दिल्ली की सत्ता के केंद्र में खड़े हुए हैं। आप राम मंदिर बनने पे खुश हुए, मैं इसको दो तरीके से देखता हूं। राम मंदिर खुश है, आप अच्छी बात है, राम मंदिर बन गया आपका। तो राम मंदिर क्या था भाई? हिंदुओं का था, ऐसा था क्या? आप उसको देखते होंगे, पूजा का केंद्र है, हिंदुओं का था, पूजा नहीं होती थी, भगवान, ये तमाम तर्क आपके हैं, मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा। लेकिन भगवान राम का मंदिर सनातनी हिंदू सभ्यता के आस्था का केंद्र था। मैं दोनों तरफ आपको ले जाना चाहता हूं ताकि आप कंपैरिजन करें कि आप कहां खड़े हैं। आपने आस्था के लिए लड़ाई लड़ी इतने साल तक, 500 साल से लड़ाई लड़ी गई कि यह आस्था का केंद्र स्थापित हो जाए आपका। लेकिन भारत आस्था के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र भी था। लेकिन एक इस्लामिक आताताई ने राम मंदिर ध्वस्त करके आपकी आस्था पे चोट पहुंचाई। लेकिन किसी डिस्कोर्स में यह बात नहीं आई कि जब हम ज्ञान के केंद्र कहलाते हैं, जब पूरी दुनिया में विश्वविद्यालय नाम का शब्द ही नहीं था। आज अगर ये पता होता अपने बच्चों को तो आप बताते कि ये जो बने हैं, ये ऑक्सफोर्ड है, ये फलानी है, ये डिमाकी है, ये कल की पैदा हुई विश्वविद्यालय हैं। उस समय जब कोई जहाज नहीं था, कुछ नहीं था, तब दुनिया के लोग विश्व के पहले विश्वविद्यालय नालंदा में आते थे। और जो आए हैं, जिनका फलसफा है कि आसमान से किताब आई है, ना रामलाल का वहां छापा खाना है, ना कॉरियर लेकिन आई है। अब उनके स्तर के सामने यह है कि उस किताब के बाद दुनिया की हर किताब बेकार है, लिहाजा उनकी बीमारी है। ये जो अभी आज के बच्चों को, जो यहां बैठे होंगे 15, 20, 25 साल के बच्चे, वो अपनी आंखों के सामने देखें। मैं जो बता रहा हूं सब हो भी रहा है आपके सामने। जब कुछ लोगों को यह हो गया कि इस किताब के बाद जरूरत ही नहीं है, हो सकता है हो ना जरूरत, उनके लिए ना हो। उनका सब जगह जहां जहां गए, इस मानसिकता ने नालंदा में जब आग लगाई तो 3 महीने तक आग लगी, इतनी किताबें थी। और वही बीमारी, नालंदा को जलाने वाली सोच खत्म नहीं हुई है। एक लड़के ने, वो शायद मुसलमान था, उससे कोई कुछ क्राइम हुआ तो फ्रांस की पुलिस ने उसके पीछे दौड़ी और वो नहीं रुका तो गोली चलाई और वो गोली उसको लग गई और वो मर गया। मैं यहां तक तो बात मानता हूं कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन पूरे फ्रांस के उस राजधानी में मुसलमानों ने उत्पात किया। ये भी यहां तक भी 400 साल पुरानी लाइब्रेरी में आग लगाई। ये बीमारी खत्म नहीं हुई है। तो नालंदा की पुनर्स्थापना जब आपके एमपी ने की तो आपको वो गर्व क्यों नहीं हुआ? और तब ताली नहीं बजाई तो अब बजाइए कि नालंदा को भी उसने इसलिए स्थापित किया कि आप ज्ञान के केंद्र को भी स्थापित कर रहे हैं, ताकि आपको गर्व हो कि ऑक्सफोर्ड नहीं थी, ये कैम्ब्रिज नहीं थी, हम तब भी थे और आज भी थे। इसलिए चीजें कैसे बदली जाती हैं उसको उस संदर्भ में देखेंगे तो ये छोटी छोटी चीजों से आप ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए कई सारी चीजें हुई हैं और कई सारी हैं। मेरे इस डिस्कोर्स में एक ही बात है कि सच बोलना। इजराइल के कुछ पर्यटकों को वो जो भाईजान हैं उन्होंने मारा। अब हमारे भारतीय युवा वर्ग की जो प्रतिक्रिया है उसको तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो बाकी लोगों का जो रिएक्शन है वो मेरे समझ से परे है। इजराइल ने न मीटिंग बुलाई, न नोटिस दिया, न ये पूछा ये ऐसा क्यों वैसा क्यों। उसको पता था ये गाजा पट्टी में रहने वाले ये पागल जो हैं, इन्होंने उसके पर्यटकों को मारा है। दुनिया में कहीं सैंक्शन नहीं लिया उसने, और तब तक बम बरसाए कि वो गाजा पट्टी जब तक गजक पट्टी नहीं हो गई। उसके पीछे 95 लाख लोगों ने ये सवाल नहीं पूछा, अब बस करो, मानवता का ध्यान रखो, ये नहीं पूछा। ये बदलाव क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण आपको बताना चाहता हूं मैं। हम इजराइल की बहुत तारीफ करते हैं, वो लोग बहुत महान लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कैसे लोग हैं जो हम अपने बारे में नहीं जानते, वो आपके बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं। ये घटना किसी हमारे यहां स्कूल की किताब में नहीं पढ़ाई जाती, उसमें तो यही पढ़ाया जाता है ना,
इनके कितने बेटे थे, उनके कितने बेटे थे, फिर वो कितने प्रधानमंत्री बने, इतने प्रधानमंत्री बने, ये बात नहीं पढ़ाई जाती। 23 सितंबर 1918 की घटना किसी को याद है? मैं बार बार उसी भाव में ले जाना चाहता हूं आपको। 23 सितंबर 1918, ऑटोनोम एम्पायर, बहुत बड़ी एम्पायर थी, इजराइल का एक छोटा सा पोर्ट था, ऑटोनोम एम्पायर ने उस पर कब्जा कर लिया था और उस पोर्ट का नाम था हाइफा। सब लोग उसे हाइफा के नाम से जानते हैं। बात बहुत छोटी है, लेकिन कितनी बड़ी बात है। ब्रिटिश इंडिया की तरफ से भारत की 3 कैवलरीज गई हैं, जिसमें हैदराबाद थी, जोधपुर थी और मैसूर लांसर। इस कैवलरीज के लोगों को ये गए और हमारी इन सेनाओं की टुकड़ी ने ऑटोनोम एम्पायर को उस समय हराया और हाइफा शहर को आजाद कराया। हम वापस आ गए। हमारी आंखों के सामने चीजें होती हैं, हम पूछना नहीं चाहते, बस निकल जाते हैं। जब भी दिल्ली जाएं, आपके साथ कोई बेटा बेटी हो तो 3 मूर्ति पे जो 3 मूर्तियां लगी हुई हैं, इन्हीं हैदराबाद, जोधपुर, मैसूर, लांसर के फौजियों की एक एक तस्वीर लगी हुई। हमने ये किया कि 3 मूर्ति में, जहां चचा जान को रहने का बड़ा शौक था, अपने अलावा उन्होंने किसी को रहने नहीं दिया 3 मूर्ति में, उसी के बाहर ये 3 मूर्ति जो लगी हुई हैं, ये उस शौर्य की कहानी गाती है। और आपके यहां का प्रधानमंत्री जब भी यहां से जाता था, ओह, इतना पागलपन और सेकुलरिज्म हमारे देश में घुसा हुआ था कि प्रधानमंत्री जाएगा अगर इजराइल, पहले तो जा नहीं सकता क्योंकि यहां वाले भाईजान और वहां वाले भाईजान ही नाराज हो जाएंगे, तो जाता ही नहीं था। तो जाता था तो बीच में फलस्तीन जरूर जाता था, और जब तक फलस्तीन नहीं जाएगा तब तक इजराइल नहीं जा सकता था। आप बदलाव नहीं समझना चाह रहे हैं। 2014 के बाद इजराइल की 2 यात्रा हुई, यहां से सीधे उड़ा, फलस्तीन की तरफ देखा भी नहीं और इजराइल में उतरा। यह मैसेज है उन लोगों के लिए जो दुकानें चला रहे हैं। तब लोगों को उससे पहले यह बात नहीं पता थी कि इजराइल ने उस 1918 की घटना के बाद, यह हमारे यहां नहीं बताई गई, यह बहुत साल पहले हो गया था, कोई 30-40 साल पहले हुआ, लेकिन तभी तक पता नहीं चला। इजराइल के देश की सत्ता ने हाइफा शहर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की इन 3 कैवलरीज के शौर्य की कहानी किताबों में इंसर्ट, कोर्स में इंसर्ट की गई, और उस दिन छुट्टी मनाई जाती है। इन 3 सेनाओं के शौर्य की कहानी वहां के कोर्स में पढ़ाई जाती है। इतना सब करने के बाद भी भाईजानों के इतने दबाव में थे, इंटरनली आउटरनली, इजराइल से हम संबंध नहीं रखेंगे, बहादुरों से नहीं, कायरों से रखोगे। इसी प्रधानमंत्री ने इजराइल गया, इजराइल के नेतन्याहू प्रधानमंत्री से मिला। तो सरकारों का एक प्रोटोकॉल होता है, आप भी कभी प्रधानमंत्री आपको बुला लें तो वो अपने ऑफिस में आपको बुलाएंगे, तो सुनेंगे आपकी, बोलेंगे नहीं कुछ, और तस्वीर खिंचा के आ जाएंगे, और वो सारी जितनी देर भी आप होगी वो अनंत काल के लिए रिकॉर्ड पे चला जाएगा। तो जो बातें रिकॉर्ड पे नहीं लानी होती हैं वो समुद्र में खड़े होकर दोनों कर रहे थे। घुटनों तक पैंट चढ़ा के नेतन्याहू और आपके नेतन्याहू दोनों वही बात कर रहे थे, क्यों? रिकॉर्ड पे नहीं जानी, बात करके आए। इसको कहते हैं, देखिए, आप जब सिविलाइजेशन की लड़ाई की तरफ जाएंगे ना तो क्या बड़े काम होते हैं। वो गए, वहां सब कुछ किया, जो कुछ आपस में बात होनी थी वो हुई, भारत आ गए, फिर नेतन्याहू को यहां बुलाया, और सारे काम जितने ऑफिशियल थे होने के बाद उनकी उंगली पकड़ के 3 मूर्ति का चक्कर लगाया, उन्हें बताया हम ये हैं, याद है? और फिर उस 3 मूर्ति का नाम अब रखा गया है हाइफा 3 मूर्ति चौक। आपका बच्चा जब ये पूछेगा ये हाइफा क्या है, तब ये शौर्य की कहानी आप बताएंगे। तो ना पिता को पता है ना मां को पता है, तो बच्चा को पता कैसे चलेगा कि इजराइल हमारा क्या लगता है। आपका तो एक जनरल जिसने आपको पाकिस्तान से जीत दिलाई, उसने कहा, क्या कहते हैं, इजराइलियों ने कहा कि आप हमारे यहां आके बजाइए, वो इजरायली थे, उनकी बैकग्राउंड वही थी। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने बोला, भारत मेरी मां है, मैं मां को छोड़ करके इजराइल में नहीं बसूंगा। यह भाव दुनिया के लोगों का है, और आपका भाव क्या है? भारत माता की जय। 2 चोटे आए, भारत माता को छोड़ के भागे आप लोग।